जय हिंद फ्रेंड्स। वर्ल्ड हिस्ट्री में कल हम लोगों ने देखा कि कोल्ड वार क्या था, डिफिनीशन क्या थी और कैसे जो है उनके मुख्य कारण थे जो शीत युद्ध को बढ़ावा दे रहे। और शीत युद्ध की समाप्ति मैंने बताया था कि वो सोवियत संघ रूस के विघटन से हुई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोवियत संघ का विघटन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन कब हुआ? तो 90-91। ये वर्ष ध्यान रखिएगा, ये वर्ष वही है जब भारत ने एलपीजी की नीति लागू की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। राव मनमोहन मॉडल शुरू किया गया 1991 में। ठीक है, देखिए सोवियत संघ अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आज का जो रूस है और ये जो मध्य एशिया है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारा, और इधर का जो एरिया है रूस के, मतलब एक तरीके से पूर्वी यूरोप, यहाँ पर जर्मनी के पास, मतलब जर्मनी दो हिस्सों में बटा था, एक पूर्वी यूरोप, पूर्वी जर्मनी था, एक पश्चिमी जर्मनी। तो यहाँ पर इसको बोलते थे बर्लिन की दीवार। बर्लिन क्या है? जर्मनी की राजधानी है। तो इसके पूर्व का हिस्सा जो था वो पूरा का पूरा क्या था? साम्यवादी, कम्युनिस्ट। और जो पश्चिमी यूरोप था वो क्या था? पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट। ये जो पूर्वी यूरोप का हिस्सा मिला करके, मतलब इनके कुछ देश, रूस, मध्य एशिया मिला करके जो पूरा संघ बनता था वो था यूएसएसआर। यूगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, ये सारे, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ये सारे जो है सोवियत संघ रूस के ही पार्ट थे। अब बात हो आती है कि ये जो विघटन हुआ, कोई अगर बड़ा क्षेत्र छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो केंद्रीय सत्ता है वो कमजोर पड़। एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो तो आप ध्यान दीजिए कि जब तक केंद्रीय मुगल सत्ता स्ट्रांग थी, मजबूत थी, जैसे अकबर के समय, तो छोटे छोटे विद्रोह आपको देखने में नहीं मिलेंगे, एक केंद्रीय सत्ता मजबूत। लेकिन जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी, अकबर के बाद औरंगजेब आए, वो दक्कन में लड़ते रहे। शतरंज में अगर राजा को आप काउंटर कर देते हैं विपक्षी राजा को, तो इसका मतलब कि आप युद्ध जीत गए। लेकिन औरंगजेब कुछ इस तरह के मिजाज के थे कि नहीं, हम राजा को ही नहीं मारेंगे विपक्षी, हम उसके सैनिक को भी मारेंगे, वजीर को भी मारेंगे, हाथी घोड़ा सबको मारेंगे। जबकि एरिस्टोक्रेसी में रूल क्या है कि अगर राजा मरा, का मतलब कि विपक्षी पार्टी हार गई अपने आप। लेकिन औरंगजेब वहां पर जाकर के लड़ते रहे दक्कन में। दक्कन क्या है? पूरा का पूरा बीहड़ इलाका, पठार है, मैदान नहीं है। गुरिल्ला युद्ध की वहां पर पद्धति लागू होगी और ये ठहरे थे प्लेन में लड़ने वाले। तो जब भी केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है कि परिवार बिखरेगा। परिवार का मुखिया कमजोर पड़ा तो परिवार बिखरेगा, दोस्त दुश्मन सब फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर हुआ कि अगर किसी बड़े
विचारधारा वाले क्षेत्र का विघटन हो रहा है, वो कई हिस्सों में बट रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि उसकी जो नेता थे वो कमज़ोर हो गए। ये अंडरस्टूड है। अब हमें ये देखना है कि क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से कमजोरी आई, और केंद्रीय सत्ता जब भी कमजोर पड़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आसपास के लोग वो भड़काएंगे, वो परिवार को, देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से केंद्रीय सत्ता हमेशा क्या होनी चाहिए? मजबूत। अगर बांध कर रखना है लोगों को एक सूत्र में तो केंद्रीय सत्ता क्या होनी चाहिए? पावरफुल। भारत के केस में जैसे संघ है आज, याद है पटेल जी की नीति, कैरेट एंड स्टिक की नीति, जो गाजर से माने बहला फुसला करके उसको अपने में मिला लो, और जो ना माने उसको छड़ी से दंड दो। ऑपरेशन पोलो याद कीजिए, हैदराबाद में शुरू किया था। ठीक है, तो ये जो यूएसएसआर का विघटन है, ये हमें 3 पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट ये है पृष्ठभूमि, परिस्थितियां, ये सब एक ही हेडिंग में आएगा, और कारण, क्या क्या चल रहा था बैकग्राउंड में, क्या कंडीशंस थी, या उनके क्या कारण थे जिसकी वजह से विघटन हुआ। दूसरी बात यह है मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां, और इनकी भूमिका, उनकी मतलब मिखाइल गोर्बाचेव की, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका क्या थी सोवियत संघ रूस के विघटन में। ठीक है, और तीसरा हेडिंग हमें देखना है परिणाम। इनकी जो नीतियां हमें पढ़ना है वो 3 नीतियां ज्यादा काम की हैं। एक तो है उस्कोरेनी, इसका मतलब क्या है? वृद्धि या गतिशीलता। ये रसियन भाषा का शब्द है, गतिशीलता। दूसरी है पेरेस्ट्रोइका, इसका मतलब होता है पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। और तीसरा है ग्लास्तोनोस्त, ग्लास्तनोस्त, इसका मतलब होता है खुलापन। खुलापन। ये 3 नीतियां आप जरूर ध्यान में रखिएगा सोवियत संघ के विघटन के संदर्भ में। ये तीनों नीतियां क्या थी? मिखाइल गोर्बाचेव के समय में ही इन्हीं के द्वारा लाई गई थी। चलिए पृष्ठभूमि देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है, आपने पढ़ा होगा, और पहले कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद लिखने पढ़ने पर आएंगे। आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि जो साम्यवादी हैं उनमें भी जो माओ को फॉलो करने वाले होते हैं, चाहे नेपाल में आप देख लीजिए, चाहे बंगाल में लेफ्टिस्ट का शासन रहा, वामपंथी लोगों का, जहाँ भी ये सत्ता में आए, पहली बात तो ये सत्ता पर विश्वास नहीं करते, शासन में कभी भी नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि शासन की बुराई दिखा करके ही, उसके निगेटिव पक्ष को दिखा करके ही ये लोगों को भड़का रहे हैं शासन के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध। और जब इनको सरकार चलाने को दे दिया जाए तो ये ऐसा तो है नहीं कि इनके पास जादू की छड़ी है, ये कह रहे हैं सरकार कुछ नहीं कर रही, रोड नहीं बनवा रही है। ठीक है,
या हमारे जल जंगल जमीन पर अधिकार किए ले रही है। अब जब वहां से हाईवे निकालना है, स्वाभाविक सी बात है, जल जंगल जमीन पर अधिकार करने पड़ेंगे। वो एक बैलेंस बनाकर चलना वो अलग बात है, लेकिन अगर ये कहिए कि बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। अब जब ये सरकार में आएंगे तो इनको भी विकास करना है, तो इसी वजह से जब ये विकास करेंगे तो फिर लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो। तो इसी वजह से हमेशा सत्ता से अलग रहना चाहिए, सत्ता से दूर रह करके ही, सरकार से दूर रह करके ही ये सरकार का विरोध करना चाह रहे हैं, वो भी शस्त्र के बल। ठीक वैसा ही कुछ हुआ जब सोवियत संघ का जन्म हुआ। सोवियत संघ का जन्म अपने आप में पूरे विश्व के लिए एक नई बात थी। क्यों? सर्वहारा का शासन, मजदूर वर्ग सारा एक होकर के उसने सत्ता पलट दी। ये अपने आप में इस बात के लिए विशेष था, ये बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुई थी, या रूस की क्रांति, कि ये जो सर्वहारा वर्ग, मतलब ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि ये कभी एक हो सकता है। क्यों? आप भारत के आंदोलन को देखिए। गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी ये स्ट्रेटजी है कि मजदूर, तो जो पुरुष है, महिला है, या पुरुष ही मान लीजिए, वो तो आंदोलन में उनके साथ भागीदारी कर रहा, तो उसका परिवार कैसे चलेगा? तो आंदोलन में भागीदारी तभी तक करेगा जब तक उसके परिवार के लिए घर में राशन पानी सब कुछ है, या कोई और उसका अरेंजमेंट कर रहा है। अगर उसके बच्चे, उसका परिवार भूखों मरेगा तो वो कभी भी आंदोलन में भाग नहीं लेगा। और इससे उन्होंने एक चीज क्या सीख ली, कि जो सामान्य व्यक्ति होता है वो कभी भी अनवरत रूप से, मतलब लगातार आंदोलन में भाग नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी व्यक्तिगत परेशानी है, सबका अपना व्यक्तिगत मसला है, सबका अपना व्यक्तिगत परिवार है, सबके अपने व्यक्तिगत बच्चे हैं, पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारी है। इस वजह से थोड़े समय के लिए तो लोग भाग ले सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए भाग नहीं ले सकते। अब पहली बात यहां पर परिस्थितियों में आप ये लिखेंगे कि जो बोल्शेविक क्रांति से 1917 में रूस की क्रांति जो हो रही है, तो जो रूस का जन्म हो रहा है वो साम्यवादी रूस के रूप में, ये अपने आप में प्राकृतिक रूप से, जानबूझ करके नहीं, नेचुरल है ये, प्राकृतिक रूप से पूंजीवाद का विरोधी, क्योंकि ये पूंजीवाद का विरोध करके ही सत्ता पर आए हैं। तो एक तो वेस्टर्न से, पश्चिम से इनकी स्वाभाविक ही दुश्मनी होनी है, और पश्चिम के लोग इस साम्यवाद से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि अगर साम्यवाद वहां पर, पूंजीवाद क्या कर रहा है? मजदूरों का शोषण ही तो कर रहा है। कर रहा है, नहीं कर रहा? अगर वही लोग एक हो जाएंगे तो पूंजीपति वर्ग वहां पर रहेगा, जमींदार वर्ग रहेगा? नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। इसी वजह से उनके ये प्राकृतिक दुश्मन बन गए। अब जब प्राकृतिक दुश्मन बन गए तो स्वाभाविक सी बात है, ये विरोध किसका करके सत्ता पर आए थे, कि कोई पूंजीपति वर्ग नहीं रहेगा, कोई जमींदार वर्ग नहीं रहेगा, सारा कुछ सरकार के हाथ में रहेगा। तो यहाँ के लोग काम करना भूल गए, क्योंकि सरकार ही बैठे बिठाए उनको खाना दे रही है, सरकार ही खेती करा रही, सामूहिक खेती का कॉन्सेप्ट है। तो लोग क्यों काम करना चाहेंगे जब उनको भरपेट मिलने को, पेट भरने को मिलेगा, तो क्यों काम करना चाहे? नहीं काम कर। तो पहला पॉइंट तो ये है कि स्वाभाविक रूप से क्या है, दुश्मन है। सेकंड बात जो है वो समझ में आई कि जब तक स्टालिन थे, स्टालिन, ये तानाशाही का क्रूरतम एवं कठोर स्वरूप सामने आया। किसका? साम्यवाद का या तानाशाही का। मतलब एक तरीके से
सर्वहारा के शासन की बजाय सर्वहारा की तानाशाही होगी। तो स्टालिन ने किया क्या ऐसा? स्टालिन ने ये किया, क्या क्या कदम, क्यों तानाशाही बोल रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि साम्यवाद का जो सपना उन्होंने देखा था कि साम्यवाद ऐसे आएगा, सब में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, सबकी कंडीशन एक हो जाएगी, असमानता रहेगी नहीं, बिल्कुल विषमता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ ना हो करके ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तानाशाही वर्ड कहा गया, ये साम्यवाद की तानाशाही है। तो क्या हुआ ऐसा? विरोधी नेताओं या विरोधियों का दमन किया गया। दमन किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मार दिया गया, ये सारी चीज गुप्त सेना बनाकर। दूसरा क्या किया गया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नागरिक स्वतंत्रता का दमन किया गया। नागरिक स्वतंत्रता पर रोक थी, या ये कहिए नागरिक स्वतंत्रता का दमन किया। तीसरी बात, क्यों तानाशाही किया कहा जा रहा? आवागमन और समाचार पत्रों के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? मूल अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई। प्रतिबंध। ठीक। अब इसकी वजह से क्या हो गया? की वजह से हुआ क्या कि जो सोवियत संघ रूस है, यूएसएसआर, उसको जनतंत्र का हनन करने वाले शासन का प्रतिनिधि बताया गया, या प्रतिनिधि के रूप में ये उभरा कि जनतंत्र का ये हनन कर रहा है। और तो और इनकी कारगुजारी देखिए, तानाशाही क्यों बोल रहे हैं? तानाशाही ये बोल रहे हैं केवल एक दल का शासन। आप देख रहे होंगे कि व्लादिमीर पुतिन कब से राष्ट्रपति बने हैं? चीन में केवल एक दल ही है, उसी में से व्यक्ति को चुनना है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, कोई दूसरा दल है ही नहीं। वो इसी को लोकतंत्र बोल रहा है। और अमेरिका भारत क्या कह रहे हैं कि चीन में लोकतंत्र नहीं। ब्रिटेन क्या कह रहे हैं? चीन में लोकतंत्र, रूस में लोकतंत्र नहीं। वो कह रहे हैं यही हमारा लोकतंत्र, आपको मानना हो मानो, नहीं मत मानो, धूमधाम से राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, कोई तो केवल एक दल का शासन। राष्ट्र और दल में कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं। और तो और जो दल के बाद शासक वर्ग है, जो सत्ता में है, वो क्या है? सुविधा भोगी और भ्रष्ट। इन सारी परिस्थितियों के बाद ये कहा जाता है कि जो सपना देखे थे कि सर्वहारा का शासन होगा, वो क्या सपना, वो क्या बन गया? सर्वहारा
का शासन न होकर सर्वहारा पर शासन होने लगा। सर्वहारा पर शासन होने लगा। अगली परिस्थिति क्या थी? नेक्स्ट, 1917 से जन्म से ही ये दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि स्टालिन आए, फिर उसके बाद कई सारे लोग आते गए, लेकिन वो सब एक विशेष पार्टी विशेष दल से संबंधित थे, और लोगों की समस्याओं पर उन्होंने क्या किया? पर्दा डालकर रखा। जब आप समाचार आवागमन सब पर प्रतिबंध लगा देंगे, तो एक तरीके से यहाँ पर लिख लीजिए कि एक तरीके से लौह आवरण, आयरन कर्टेन, लोहे का पर्दा पड़ा है। लोहे का पर्दा एक मतलब विशेषण शब्द है, बता दिया गया। ऐसा नहीं कि लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई, मतलब एक तरीके से सारे खिड़की दरवाजे बंद घर के, मतलब बाहर से कोई दुनिया देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ। अब देखिए तीसरी बात। तीसरी बात यह है कि पूर्वी यूरोप का राजनीतिक आर्थिक ढांचा, पूर्वी यूरोप का राजनीतिक आर्थिक ढांचा। राजनीतिक ढांचा तो आप समझ ही गए, जो रूस में था वही बाकी सारे जगह पर था। एक ही दल सत्ता में, और वो दल किसकी शपथ ले रहा है? साम्यवाद की, कि हम साम्यवाद को कायम रखें। प्रतिबंध लगा रखे हैं, व्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, आवागमन पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, समाचार पत्रों पर। समाचार क्या है? सेफ्टी वाल्व है। अगर समाचार पत्र ना हो, छोटे मोटे आंदोलन या छोटे मोटे जो है एक तरीके से क्या कहते हैं उसे, मतलब ये जो रैली वगैरह निकालते हैं, जनसभा करते हैं, अगर ये सब ना किए जाएं, ये क्या है? अगर ये सब ना किए जाएं तो लोगों को अपनी भड़ास, अपने विद्रोह को निकालने का मौका नहीं मिलेगा, जो मन के अंदर चल रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, सेफ्टी वाल्व की तरह काम कर रहे हैं। अदरवाइज क्या है कि लोग आपस में इतना कुढ़ते रहेंगे, इतना ज़्यादा अंदर भरे रहेंगे कि वो एक समय क्या होगा, बम विस्फोट की तरह फूटेगा, और फिर उसमें अराजकता इतनी ज़्यादा फैल जाएगी कि लोगों सरकार और सत्ता क्या होगा, संभाल नहीं पाएंगे, चाहे वो पुलिस हो चाहे सेना हो। इसी वजह से बीच बीच में आंदोलन, रैली, जनसभा ये सब चलती रहनी चाहिए। मीडिया, समाचार पत्र इसी वजह से हैं कि लोग उस पर अपना गुस्सा निकाल सके सरकार के प्रति, या उनकी विरोध में, मतलब जो पॉलिसी उन्हें पसंद ना हो। इसी वजह से उसको मूल अधिकार दिया गया। अगर हर चीज़ पर प्रतिबंध लगा देंगे तो लोग क्या करेंगे? फिर वही माओवाद या नक्सलवाद वाला तरीका, सरकार नहीं सुन रही है तो हम उसको, सत्ता की जो चमक होती है वो बंदूक की नोक से आती है, बंदूक की गोली से आती है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो पूर्वी यूरोप का राजनीतिक तो ये स्ट्रक्चर था। आर्थिक क्या था? आर्थिक दिक्कत ये थी कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किसका था? किसी एक दल की सरकार का। किसी एक दल की सरकार का नियंत्रण था। अब इससे क्या हुआ कि उत्पादन में कोई नवीनीकरण नहीं, कुछ नया नहीं हो रहा।
जब नया नहीं हो रहा है तो कंपटीशन रहेगा? नहीं रहेगा। प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही है, कंपटीशन नहीं हो रहा, प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही है, तो कभी भी गुणवत्ता रहेगी, क्वालिटी रहेगी? गुणवत्ता नहीं। और इन सब का परिणाम क्या हुआ? इन सब का परिणाम हुआ लोगों में असंतोष। असंतोष। लोग भड़के हुए बैठे हैं। और तो और, ऐसा नहीं कि असंतोष पहले भी नहीं था, असंतोष था 1917 के बाद से ही। लेनिन आए, फिर स्टालिन आए, लेकिन उस असंतोष को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो इशाराबंद किए हुए थे। न तो आवागमन पर, संचार साधनों पर रोक लगा दिए, समाचार पत्रों पर रोक लगा दिए, नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए घूमे बैठे हैं। विरोधियों जो विरोध कर रहे हैं इनका, उसको जेल में डाले दे रहे हैं या मरवाए दे रहे हैं, मृत्युदंड दिए दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि असंतोष पहले नहीं था, असंतोष शुरू से था, लेकिन उसको व्यक्त करने का तरीका या व्यक्त करने के साधन इन्होंने दिए ही नहीं थे कि लोग अपना असंतोष व्यक्त करें। तो असंतोष कहाँ निकलेगा? जैसे ही मौका मिला, संतोष विघटन के रूप में निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी लिख लीजिए कि ऐसा नहीं कि असंतोष पहले नहीं था, बल्कि असंतोष को प्रकट करने के साधन नहीं थे। ये साधन नहीं थे। ये सारी चीजें चल रही हैं और इसी बैकग्राउंड में आर्थिक कमजोरी आ जाती है। आर्थिक कमजोरी क्यों आई, जरा इसके पीछे का कारण जान लेते हैं। आर्थिक कमजोरी आने के कारण क्या थे? सबसे पहला था कि शीत युद्ध में अल्प विकसित, कल मैंने आपको बताया था, अल्प विकसित देशों को वित्तीय सहायता देकर अपने गुट में शामिल करने की होड़। और याद रखिए कि आप पैसे से किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। जिस दिन आपने पैसा देना बंद कर दिया, सबसे बड़ा दुश्मन वही आपका होगा। वो ये नहीं याद रखेगा कि आपने कितनी उसकी मदद की, लेकिन जिस दिन आपने पैसा देना बंद कर, इसी वजह से पैसे की वजह से कोई संबंध कभी भी मत रखिए। अगर आज अमेरिका पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा है तो अमेरिका ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आप पैसा दीजिए वो ठीक है, लेकिन पैसे वो अगला खर्च कहाँ कर रहा है? अय्यासी में या अपना डेवलपमेंट करने के लिए? तो जो राष्ट्र थे अल्प विकसित, वहाँ के जो शासक वर्ग थे, उन्होंने अपने लिए उस पैसे का खूब इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं कि वो अल्प विकसित राष्ट्रों को उन्होंने विकसित बना दिया, ऐसा नहीं था। अपनी, जैसे यहाँ पर शासक वर्ग था वैसे ही यहाँ पर शासक वर्ग था, सुविधाभोगी, भ्रष्ट। ठीक है। दूसरी बात, शीत युद्ध का समय चल रहा है, तो शीत युद्ध में सैन्य संसाधनों पर खर्च ज्यादा हो रहा। सैन्य संसाधनों पर खर्च बढ़ रहा। तो सैन्य संसाधनों पर खर्च अगर आप बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि बाकी क्षेत्रों में
जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और संरचना विकास के लिए, सड़क बनाना है, पुल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, मेट्रो बनाना है, उसके लिए पैसा नहीं आएगा। तीसरी बात, कमजोर देशों की आर्थिक सहायता करके R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास में खर्च कम। और ये जो खर्च है भी यहाँ पर इस क्षेत्र में, तो खर्च किस चीज के लिए जा रहा है? सैन्य संसाधन डेवलपमेंट करने के लिए, मिसाइल बनाने के लिए, परमाणु बम बनाने के लिए, उनके लिए जा रहा है। कोई इससे वैक्सीन नहीं बना रहे हैं, कोई ये नहीं बना रहे हैं कि उससे हम अच्छे सैटेलाइट बनाएं जिससे कि जो है मौसम वो करें, देखें। पहला सैटेलाइट का पर्पज यही था कि क्या करें, अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी ऐसे डेवलप करें कि हम दूसरे के यहाँ की जासूसी कर सकें। तो ये जो खर्च किया भी जा रहा था R&D में, वो मानव विकास के लिए नहीं था, वो किसके लिए था? जासूसी के लिए था। वो किसके लिए था? दुष्प्रचार के लिए था। उसके लिए खर्च किया जा रहा है। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ? आधारभूत ढांचों में के विकास में निवेश वो क्या हो गया? कम हो गया। एक तो आपके पास पैसे नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने दूसरे के यहाँ से व्यापार को पूरी तरीके से बंद कर रखा है, लौह आवरण लगा दिया है, आयरन वाल कर दिया। और तो और आपके उत्पादन के साधन इतने पिछड़े हुए हैं, कोई नवीनीकरण हो ही नहीं रहा है, लोगों में कार्य कुशलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारा जिम्मेदारी किसके पास है? सरकार के पास। तो लोग क्यों काम करें? जो काम करने लायक है वो भी आराम कर रहा है, वो भी सरकार को गाली दे रहा है बनाए बजाय काम करने के, वो भी गाली ठीक से नहीं दे पा रहा है, तो भी क्या है, अंदर ही अंदर घुट रहा है। ठीक है। उत्पादन के साधन आपके इतने अच्छे हैं नहीं, जनता में पहले ही असंतोष है, प्रतिस्पर्धा नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक ही ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शन होते तो प्रतिस्पर्धा भी होती, कंपटीशन भी होती। अब इसी परिप्रेक्ष्य में मिखाइल गोर्बाचेव की कुछ उदारवादी नीतियां आ गई। बैकग्राउंड यही चल रहा था। उदारवादी नीतियां, और इन नीतियों में तीन नीतियां बहुत फेमस हैं। उस्कोरेनी, इसका क्या मतलब है? वृद्धि या गतिशीलता। दूसरा है पेरेस्ट्रोइका, का मतलब क्या है? पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। और तीसरा है ग्लासनोस, ग्लासनोस का मतलब है खुलापन। एक मिनट।
चलिए, तो पहली नीति क्या थी? पहली नीति क्या थी कि इन्होंने क्या किया? अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की। गति कैसे प्रदान की? अर्थव्यवस्था पहली क्या थी? पहले अर्थव्यवस्था क्या थी? निम्न उत्पादन, गुणवत्ता उसकी निम्न थी, प्रतिस्पर्धा नहीं थी, नहीं के बराबर। इन सब को उन्होंने क्या किया? चेंज किया। उसमें क्या नई जान फूंकी? कैसे? प्राइवेटाइजेशन को क्या करके? लागू करके। ये तीनों नीतियां एक साथ पढ़नी है। ये जैसे ही खुलापन आएगा, ये जो लौह आवरण था, जैसे आज नॉर्थ कोरिया है, वो किसी के साथ, दूसरे देशों के साथ संबंध उसके नहीं है, खाली चीन के साथ है और रूस के साथ है, क्योंकि वो विचारधारा एक ही है, साम्यवादी। बाकी सभी के साथ नहीं है। तो वहां पर कोई इन्वेस्ट करेगा? उत्तर कोरिया में नहीं। जो इन्वेस्ट करेगा उस पर भी प्रतिबंध लगा देंगे पश्चिमी देश। याद कीजिए, परमाणु बम भारत ने किया था तो भारत की कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। स्वाभाविक सी बात है कि जिस पर आप प्रतिबंध लगाए रहेंगे वो क्या हो जाएगी? उसकी मार्केट क्रैश कर जाएगी, और अर्थव्यवस्था की चोट सबसे खराब चोट होती, मतलब आदमी तड़पता है। ठीक है, वो सारा नुकसान सह लेगा, लेकिन इकोनॉमिकल नुकसान वो रेयर ही है कि वो सहन करे या मैनेज करे। ठीक, तो ये क्या है? अर्थव्यवस्था को उन्होंने गति प्रदान की, इन सब चीजों को सुधारा। नेक्स्ट क्या है? पेरेस्ट्रोइका, पुनर्निर्माण। एक चीज ये भी लिख लीजिए यहां पर, इससे क्या हुआ? इफिशियंसी, कार्य कुशलता को बढ़ावा मिला। तब जा करके ये चीजें हुई। कार्य कुशलता का मतलब सिंपल सा ये मतलब है, लोगों को प्रशिक्षण, लोगों को काम के लिए प्रोत्साहित करना। ये मत सोचना कि सब कुछ सरकार के भरोसे ही है। सरकार कहाँ तक करेगी जब उसके पास संसाधन ही नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेरेस्ट्रोइका। पुनर्निर्माण। ठीक, क्या उद्देश्य था? सामाजिक आर्थिक प्रगति लाना। समाज का लोकतांत्रिकरण करना। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ? विभिन्न दलों को शामिल करना। अब एक ही दल पर बात नहीं बनेगी, विभिन्न दल, विभिन्न विचारधारा के लोगों को शामिल करना। इसके बाद समाज की कमियों को उजागर करके पुनर्निर्माण करना। समाज का पुनर्निर्माण करना।
पुनर्निर्माण करना कैसे समाज का, जो कि मानव केंद्रित हो, तानाशाही वाली बात ना हो, मानव केंद्र। ठीक है। ये चीजें पुनर्निर्माण वाले कार्यक्रम में शामिल थी। अब जब ये सारा उद्देश्य था मिखाइल गोर्बाचेव जी का, तो इसके तहत क्या क्या कदम उठाए गए, क्या क्या कदम उठाए गए? तो पहला, कृषि क्षेत्र में ठेका कृषि की शुरुआत। ठेका कृषि का मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज तक भारत में लागू नहीं हो पाई। लोग इतना विरोध कर रहे हैं कि कंपनियां हमारे उस पर कब्जा कर लेंगी, ये कर लेंगी, आज तक लागू नहीं हो। किसान आंदोलन सब कुछ चलने लगता है। उस समय ये क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्पादन के साधन बढ़ाने हैं। दूसरा, मजदूरों की कुशलता को, या ये कहिए वेतन को, उत्पादकता से जोड़ा गया। कहने का ये मतलब है, जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे उतना ज़्यादा वेतन मिलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ज़्यादा कुशल है वो ज़्यादा कमाएगा। तो सामाजिक विषमता बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो मजदूरों की कुशलता को या वेतन को उत्पादकता से जोड़ दिया। ये दूसरे कदम उठाए गए। तीसरा कदम क्या उठाया गया कि नए साधनों, मशीनों का समावेशन किया गया, उनको सम्मिलित किया गया। कुछ मशीनें, कुछ टेक्नोलॉजी बाहर से भी मंगाई गई। देखिए, ये इनको अलग अलग करके मत पढ़िएगा, तीनों चीजें एक साथ पढ़िएगा कि एक चीज दूसरे से जुड़ी है। जब तक बाहर से मशीनें और टेक्नोलॉजी नहीं आएंगी, उत्पादन के साधनों में वृद्धि एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक। तो ये कदम उठाए गए। ठीक है। एक चीज ये भी लिख सकते हैं, नए निवेश को प्रोत्साहन दिया गया। नया निवेश आएगा कहाँ से? सभी तो भिखारी थे। प्रोत्साहन तो आएगा क्या? विदेशी पूंजी। जब अपनी अर्थव्यवस्था खोलेंगे लोगों के इन्वेस्टमेंट के लिए, तो विदेशी पूंजी का प्रवाह होगा देश में। तो वहाँ से क्या होगा? नए नए मशीनें आएंगी, टेक्नोलॉजी आएगी। ठीक। इसके बाद ग्लास्तनोस्त, खुलापन। खुलापन किस क्षेत्र में? आर्थिक। किस क्षेत्र में? प्रशासनिक। किस क्षेत्र में? राजनैतिक। सामाजिक। इसके तहत प्रेस पर प्रतिबंध हटा लिया गया। इसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। इसके तहत आवाजाही पर प्रतिबंध हटा लिया गया। स्वतंत्रता दी गई। इसके तहत
विभिन्न दल और विचारधारा को मौका दिया गया, और तो और जो विरोधी राजनैतिक कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया। रिहाई, जो जासूसी में एक दूसरे को पकड़े थे, हमें अमेरिका के कुछ व्यक्तियों को पकड़ा गया था, इसी तरह अमेरिका ने इनके व्यक्तियों को पकड़ा था, तो इन्होंने क्या किया, रिहाई करना शुरू कर दिया, कहा कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आर्थिक आर्थिक आपको पता ही है, उत्पादन के साधनों कौन से, मशीन हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, प्रौद्योगिकी हो गई, और निवेश हो गया, विदेशी पूंजी, इनको बढ़ावा दिया। तो ये था क्या, मिखाइल गोर्बाचेव की उदारवादी नीतियां। इन्होंने सत्ता में आते ही 1985 के आसपास ही सत्ता में आए थे। 1989 या 91 के आसपास इनको नोबेल प्राइज मिला शीत युद्ध खत्म करने के लिए। और जैसे ही इन्होंने किया उसके बाद तो सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या मिखाइल गोर्बाचेव उत्तरदायी थे सोवियत संघ रूस के विघटन के लिए, तो आपको देखने से तो यही लग रहा होगा कि इन्होंने ऐसा ऐसा काम कर डाला तो यही रिस्पॉन्सिबल है और इन्हीं को सजा मिलनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं। एनालाइज कीजिए चीज़ों, ये अपने शुरुआत से ही, जब से जन्म हुआ साम्यवादी विचारधारा का, तब से ये पूंजीवाद के एंटी है। एंटी रहो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कम से कम दूसरे से संबंध तो रखिए। अगर आपको याद हो, देखिए, कोई भी, चाहे वो पूंजीवाद हो चाहे साम्यवादी विचारधारा, कोई भी एक तरफा अगर उसको बढ़ावा दिया जाएगा तो वो खतरनाक है किसी भी देश के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। तो हमेशा मिला जुला रास्ता अपनाना चाहिए। ये सारे साधन किसके साधन हैं, पूंजीवाद के। खुलापन, विदेशी निवेश, ये सब किसके साधन हैं, पूंजीवाद के। तो इन्होंने अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए किसका इस्तेमाल किया, पूंजीवाद का। वही स्टालिन ने भी किया था लेनिन के बाद, और वही काम रूजवेल्ट ने किया था अमेरिका में। जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आई 1929 की, जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया, इटली और जर्मनी में फांसीवाद और नाजीवाद को जन्म दिया उसी आर्थिक मंदी ने। तो मैंने आपको बताया कि उस आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे, उन्होंने न्यू डील कार्यक्रम चलाया था। उसमें क्या थे, यही समाजवादी साधन या साम्यवादी साधन ही उन्होंने यूज किया था। सबको पैसा बांट रहे हैं। टेनेसी घाटी परियोजना उस समय चलाई गई थी कि लोगों को काम मिले, सरकार अपना खर्च बढ़ा रही थी। तो ये क्या है, पूंजीवादी साधन ही तो है। तो वो सॉरी समाजवादी साधन ही तो है। तो पूंजीवाद अपने पूंजीवाद को बरकरार रखने के लिए समाजवाद की मदद लेता है मौके मौके पर। ठीक वैसे ही समाजवादी देश अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूंजीवाद की मदद लेता है मौके मौके पर। आज रसिया की इकोनॉमी, ईरान की इकोनॉमी क्यों ड्रॉप कर रही है, क्योंकि उस पर इतने ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए। अगर उन्हीं प्रतिबंध को खोल दिया जाए, वो सबसे व्यापार करें, तेल बेचें, बम बेचें, तो उनके पास भी पैसा आएगा, लेकिन उस पर प्रतिबंध है। चाइना की इकोनॉमी क्यों ग्रो कर रही है, क्योंकि ईरान और रूस पर तो प्रतिबंध है, लेकिन चीन पर प्रतिबंध नहीं है। तो चीन क्या है, एक पूरी तरीके से व्यापारिक वर्ग की तरह बिहेव कर रहा है। डायरेक्ट लड़ाई वो नहीं चाहता, आक्रामकता दिखाता है कि हाँ मारेंगे मारेंगे पीट देंगे, लेकिन ना हाथ उठाना है उसको ना कुछ। ठीक है, बस डराना धमकाना है। क्यों, क्योंकि वो एक प्योर व्यापारी की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो विचारधारा कोई भी गलत नहीं है, लेकिन एक तरफा विचारधारा नहीं मानना है। हमेशा एक चेक एंड बैलेंस लेकर के चलना है। भगवान ने अगर दिमाग दिया है तो कुछ उसका इस्तेमाल कीजिए सोचने के लिए। ठीक है, एक भेड़ चाल मत चलिए। तो अगर कहा जाए कि मिखाइल गोर्बाचेव उत्तरदायी थे इसके लिए, विघटन के लिए, नहीं। मिखाइल गोर्बाचेव ने, देखिए,
सारा ही बात सही है कि आप इस पर प्रतिबंध हटा दीजिए, आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दीजिए, राजनीतिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दीजिए। लेकिन अगर आप खुद सोच करके देखिए, आपके पिताजी ने आपको बचपन से इतना कंट्रोल करके रखा है, तो आप बड़े होकर के सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी हमको ज़्यादा कंट्रोल कर लिए, हम अपने बच्चों को इतना कंट्रोल नहीं करेंगे। आपने उसको बचपन से ही स्वतंत्रता दे दी, और आपने ये देखा कि 10 11 12 साल पर आते आते वो बच्चा इतना बिगड़ गया कि वो आपकी भी नहीं सुन रहा और गलत संगत में पड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उम्र ऐसी है, 12 के बाद, 12 से 18 के बीच की जो उम्र है वो ऐसी है। तब आपको आपने पिताजी की बात याद आएगी कि पिताजी हमारे सही किए जो हमें एक ट्रैक पर रखे, और हमने गलती की इसको स्वतंत्रता दे करके। तो ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता नहीं देना है, लिमिट भर कर देना है। अगर उसको कुछ खाने का मन है तो ठीक है, बताओ, घर में हम ले आएंगे या आप घर में ले करके आओ और घर में खाओ। ये नहीं कि वो चौराहे पर और जो है पान खा रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, टिक्की खा रहे हैं, घर का खाना, ड्रग्स लेने लगे संगत में, ये सारी चीज़ें। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, वास्तव में जो रूस की क्रांति हुई, सभी ने एक साम्यवाद का सपना देखा, और जिस तरीके से साम्यवाद के नाम पर तानाशाही आई, वो उस तरीके से, मतलब जो साम्यवादी विचारधाराएं थी वो मनुष्य के व्यवहारिक रूप से मेल नहीं खाती थी। अब आप ये बताइए, अगर यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे तो इंडस्ट्री कौन लगाएगा? जिसके पास पैसा होगा। वो इंडस्ट्री क्यों लगाएगा? क्योंकि उसको पैसे से पैसा बनाना है। तो अगर आप उसको लाभ नहीं देंगे तो आगे इस इंडस्ट्री का एक्सपेंशन करेगा? नहीं करेगा। और अगर एक्सपेंशन नहीं करेगा तो आने वाली पीढ़ियों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी हमें दुश्मन है, दुश्मन नहीं है। अगर उनके पास पैसा नहीं होगा, उनको सुख सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, उनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, तो सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, वो सरकार को इतना टैक्स भी देते हैं, उसी टैक्स से तो सरकार गरीबों का कल्याण कर रही है। बाकी सरकार अपनी जेब से तो कुछ नहीं दे रही है ना, वो टैक्स का ही पैसा है। तो इसलिए आपको ये समझना है कि साम्यवाद जिस विचारधारा के साथ आया, वो मनुष्य के व्यवहारिक जीवन से मेल नहीं खाती थी, कि अगर हमारे पास कपड़े नहीं हो तो सभी बिना कपड़े के रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कपड़े का है, हो सकता है कि वो, उसके पास अतिरिक्त कपड़ा हो तो वो दूसरे को दे दे, ये हो सकता है, लेकिन जिस जो पहना है उसका भी उतार लेना है, ये गलत बात है। तो साम्यवाद विचारधारा मनुष्य के व्यवहारिक समाज से मेल नहीं खाती थी। तो ये तो तय था कि विघटन होना है, साम्यवाद विघटित होगा। लेकिन जैसे इन्होंने खुलापन दिया, आज़ादी दी, तो आज़ादी एक झटके में इन्होंने दे दी, ये इन्होंने गलत किया। अब व्यक्तिगत आज़ादी को लोग क्षेत्र की आज़ादी से जोड़ने लगे, और जब व्यक्ति और राष्ट्र एक होने लगे, मतलब व्यक्तिगत आज़ादी राष्ट्र की आज़ादी या क्षेत्र की आज़ादी के साथ मैच करने लगे, तो उसी समय सारे देश आज़ादी की घोषणा करने लगे। और आपको पहले ही बता दिए हैं कि नेता कमज़ोर है, केंद्रीय सत्ता कमज़ोर है। तो जब बारी बारी से एक देश ने पहले स्वतंत्रता की मांग की, तो बाकी लोग भी उसी से प्रोत्साहित होकर के, अब परिणाम ये हुआ कि 17 देशों में, जो सोवियत संघ रूस 17 देशों को मिलाकर था, वो 17 टुकड़ों में क्या हो गया? बट गया। कहानी समझ में आ गई? तो मिखाइल गोर्बाचेव उत्तरदायी नहीं थे, इसकी जड़ें इसके उत्पत्ति में ही सम्मिलित थी। जिस साम्यवाद का सपना लेकर के, समाजवाद का सपना लेकर के ये उठे या उत्पन्न हुए, उस समाजवाद को लागू करने के लिए जो इनकी विचारधाराएं थी, वो व्यवहारिक समाज से, मनुष्य से मेल नहीं खाती। उन्होंने साम्यवाद या समाजवाद के नाम पर तानाशाही, क्रूरतम कठोरतम शासन लागू कर दिया। और तो और उस असंतोष को दबाए रखा, उसको निकलने का कोई साधन नहीं दिया। अगर वो निकलने का साधन देते तो हो सकता है विघटन ना होता, हो सकता है बातचीत से मामला सॉल्व हो जाता, लेकिन निकलने का साधन उन्होंने एक झटके में दिया। और वो झटके ने लोगों को क्या, ये भावना, लोगों के मन में क्या भावनाएं, किस भावना का जन्म दिया कि हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्षेत्र की स्वतंत्रता या हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता से मेल खाती है या जुड़ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ
कि मिखाइल गोर्बाचेव का तरीका या नीतियां यहां पर लिखिएगा, नीतियां गलत नहीं थी, बल्कि एक झटके में आजादी या खुलापन देने का तरीका गलत था। एक झटके में नहीं, धीरे धीरे देते तो शायद चीजें समझ जाती। ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी ह्यूमनिस्टिक वो ह्यूमनिटी वाले सब्जेक्ट में कभी भी आप मैथ की तरह यस या नो नहीं कर सकते कि होना ही होना। संभावना व्यक्त की जा सकती, तरीका गलत। ठीक है, लोगों ने व्यक्तिगत आजादी को क्षेत्र या राष्ट्र की आजादी से जोड़ लिया। और इसकी वजह से एक एक देश आजाद होना शुरू कर दिए। परिणाम क्या हुआ? नए उत्पादन के साधन आए, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, गुणवत्ता बढ़ी, समाजवादी व्यवस्था से परिवर्तन कहाँ हो गया? रूस का बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो गया। बाजार अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बात, अभी तक दो पोल थे, महाशक्तियां दो थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ रूस। अब क्या हुआ? एक ध्रुवीय विश्व हो गया। अमेरिका अब महाशक्ति के रूप में, और आज भी आप पढ़ते होंगे कि जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, वो यूएसएसआर फिर से संगठित कर रहे हैं, फिर से देशों को इकट्ठा कर रहे हैं कि फिर से यूएसएसआर बनाया जाए। ठीक है, बर्लिन की दीवार टूट गई, पूर्वी यूरोप पश्चिमी यूरोप से मिल गया, नई सरकारों का गठन हुआ। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो शीत युद्ध का माहौल था, मतलब युद्ध का माहौल था, कल मैंने आपको बताया युद्ध हो नहीं रहा था, वैचारिक स्तर पर पूरी तरीके से तैयारी थी, लेकिन युद्ध नहीं हो रहा। तो ये माहौल, मानसिक टेंशन जो थी वो बहुत ही खतरनाक थी। तो इसका सबसे अच्छा परिणाम ये था, शीत युद्ध की समाप्ति। और इस शीत युद्ध की समाप्ति के कारण शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण हो गया।
बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गुटनिरपेक्षता की बात करेंगे, तृतीय विश्व की बात करेंगे, और इसके बाद एक दो टॉपिक आपके और रह जाते हैं। अफ्रीका का कुछ पढ़ना है और एक जापान का पढ़ना है, फिर चीज़ें आपकी समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। आपके पास दो ही काम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, देखते रहना, और चीज़ों का रिवीजन। इतिहास जब भी पढ़िएगा, भूगोल और जो आधुनिक भारत है उससे कनेक्ट करके पढ़िएगा। जब भी आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ें तो उस समय विश्व इतिहास को ध्यान में रखें, चीज़ें कनेक्ट करके, ताकि आपका रिवीजन में कम टाइम लगेगा और टॉपिक आपको भूलेगा नहीं। आपको वहाँ पर 200 शब्दों में लिखना है। इतना कंटेंट आपके पास होगा कि अगर आपको इन परिस्थितियों का नॉलेज है तो आप चीज़ें लिख ले जाए। ठीक है, धन्यवाद।